हर चिंगारी के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं, आंखें चौड़ी हो गई हैं, क्योंकि संगीत हर दिशा से आता महसूस हो रहा है एंड उन्हें बिना लड़ाई के क्लेम नहीं करेगा। क्लियरिंग की शक्ति ने मुझे फंसा लिया था। मैं चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी, जैसे जंगल की आत्मा ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। चलो वापस चलते हैं, कबीर और आदित्य शायद परेशान होंगे। मैं उसके हाथ से चिपक जाती हूँ। फुसफुसाहट कम हो रही है, लेकिन डर अभी भी है। अंधेरे में रिया बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। कोई संघर्ष नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, बस गायब। एक ही सवाल बचा है, आइलैंड अगली किसकी कहानी लेगा? जंगल जिंदा था। हर पत्ते की सरसराहट में, हर शाख की हलचल में उसकी सांसें महसूस की जा सकती थी। रात की गहराई में जब बाकी दुनिया सो रही थी, ये जंगल जाग रहा था, अपनी ही धुन में, अपने ही रहस्यों के साथ। और आज रात उसे भूख लगी थी। उसकी भूख सिर्फ मांस की नहीं थी, बल्कि उन कहानियों की थी जो इंसानों के डर से जन्म लेती हैं। जंगल की छाया में छुपे डर उसकी सबसे पसंदीदा दावत थे। एक घना सफेद कोहरा पुराने पेड़ों के चारों ओर लिपटा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ छुपा लेना चाहता हो। कोहरे की परतें हर चीज को रहस्यमय बना रही थीं और हर कदम के साथ डर और गहरा हो रहा था। हर आवाज और परछाई को निगल रहा था। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज, सब कुछ कोहरे में डूब गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने खुद को दुनिया से काट लिया हो। रिया के गायब होने के बाद की खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा भारी थी। दोस्तों के दिलों में डर की लहर दौड़ गई थी और हर कोई अपनी सांसें थामे खड़ा था। उस खामोशी में जंगल की मौजूदगी और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। उसके आखिरी शब्द गूंज रहे थे, अब यादें ली जाएंगी। ये शब्द हवा में तैर रहे थे, जैसे जंगल ने उन्हें अपने भीतर समा लिया हो। हर किसी को लग रहा था कि रिया की आवाज अब भी कहीं पास ही है। जंगल ने उनके दोस्त को छीन लिया था। एक पल में सब कुछ बदल गया था। अब वे सब डर और पछतावे के बीच फंसे हुए थे, सोच रहे थे कि अगला कौन होगा, और अब कुछ और गहरा लेने की धमकी दे रहा था। जंगल की छाया और भी गहरी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत सब कुछ निगलने को तैयार बैठी हो। गीली जमीन पर रिया के पैरों के निशान दूर तक जाते थे, जैसे वो किसी अनजानी दिशा में खिंचती चली गई हो। हर निशान एक नई कहानी कहता था, एक नई आशंका जगाता था, फिर गायब हो जाते थे, जैसे जंगल ने खुद उन निशानों को निगल लिया हो, या शायद रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। अजीब घूमते हुए सिंबल पेड़ों पर हल्के से चमक रहे थे, जैसे किसी प्राचीन रहस्य की चाबी हो। इन सिंबल्स को देखकर ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद कोई संदेश देना चाहता हो। एक पुरानी चेतावनी की तरह धड़क रहे थे। हर सिंबल एक डरावनी कहानी का हिस्सा था, जो पीढ़ियों से यहाँ छुपी हुई थी। अंधेरे से एक बच्चे की हंसी तैरती हुई आई, वो हंसी जो किसी मासूमियत की नहीं, बल्कि किसी छुपे हुए डर की थी। जंगल की हवा में वो हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई खेल चल रहा हो। खोखली मजाक उड़ाती हुई हर जगह और कहीं नहीं एक साथ। उस हंसी में जंगल की आत्मा छुपी थी, एक ऐसी आत्मा जो हर रात नए शिकार की तलाश में भटकती रहती है। अपने कैंप में वापस आग बुझ रही थी, जंगल की ठंड के खिलाफ थोड़ी गर्मी दे रही थी। तीनों बचे हुए लोग हडल्ड बैठे थे, हर कोई अपने डर में फंसा हुआ था। आरोही अंधेरे में घूर रही थी, धूप से खामोश और खोखली। कबीर बेचैनी से टहल रहा था, गुस्सा उसकी हेल्पलेसनेस को छिपा रहा था। आदित्य आग से चिपका हुआ था, कांप रहा था, हर आवाज पर उसकी आंखें चमक रही थीं। उनका डर हवा में एक खुशबू की तरह था, अंधेरे को करीब खींच रहा था। उन्होंने रिया को खो दिया था और अब शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। जंगल अंदर आ रहा था, उनकी खामोशी पर पल रहा था। खामोशी असहनीय हो गई। कबीर आग के पास घुटनों के बल बैठा, मिट्टी में एक सवाल खुजलाया, WHO's नेक्स्ट। ये शब्द एक भविष्यवाणी थे, किसी भी चीख से ज्यादा डरावने। आरोही कांपते हुए उसके नीचे लिखा, विल रिया बी अलाइव? उसकी उम्मीद बेताब थी, एक ऐसी दुनिया से प्रार्थना जो सुन नहीं रही थी। आदित्य ने जोड़ा, हाउ डू वी स्टॉप इट? 3 सवाल, धरती में खुदे हुए, डर,
उम्मीद, हेल्पलेसनेस। जंगल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस और अंधेरे का वादा। आरोही के अंदर एक ठंडक फैल गई, सिर्फ उसके अंगों में ही नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी। यादें धुंधली हो गईं, चेहरे मिट गए और पैनिक बढ़ गया। वह उनके नाम जानती थी, लेकिन एक पल के लिए याद नहीं कर पाई कि क्यों। जंगल उन्हें अंदर से बाहर तक चुरा रहा था। उन्हें चलना था, रुकने का मतलब सरेंडर था। कबीर आगे चल रहा था, हाथ में टॉर्च लिए, अजीब सिंबल्स का पीछा करते हुए जंगल में और गहराई तक। रास्ता मुड़ गया, कोहरा घना हो गया और हंसी और करीब से गूंजने लगी। वे किसी रास्ते का पीछा नहीं कर रहे थे, उन्हें ले जाया जा रहा था। अंधेरे में आदित्य ठोकर खाकर गिर गया। उसके चारों ओर जंगल की सरसराहट थी, हर पत्ते की आवाज जैसे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कन इतनी तेज कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। वह उठा, लेकिन उसके पैरों में लड़खड़ाहट थी, जैसे जमीन भी अब उसकी नहीं रही। कबीर मदद करने के लिए बढ़ा, लेकिन आदित्य ने खाली आंखों से ऊपर देखा। हु आर यू? उसकी आवाज में डर और उलझन थी, जैसे वह किसी सपने में फंस गया हो, जहां सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी अजनबी था। जंगल ने उसका दिमाग खोलना शुरू कर दिया था। हर छाया, हर आवाज अब उसके भीतर उतर रही थी, जैसे जंगल उसकी यादों को चुरा रहा हो। वह खुद को पहचान नहीं पा रहा था, उसकी सोच धुंधली होती जा रही थी। कबीर ने इसे हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य का भ्रम असली था। बाकी दोस्त भी घबरा गए, उनकी हंसी में अब डर छुपा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आदित्य को क्या हो गया है और क्या वे भी इस जंगल में खुद को खो सकते हैं। Where am I? What is this place? आदित्य की आवाज में गूंजता डर बाकी सबको भी बेचैन कर रहा था। जंगल की गहराई में वह खुद से और अपने दोस्तों से दूर होता जा रहा था। आरोही उसके बगल में घुटनों के बल बैठी, आवाज कोमल, आदित्य, इट्स अस, वी आर योर फ्रेंड्स। उसकी आंखों में चिंता थी और उसकी आवाज में उम्मीद। वह चाहती थी कि आदित्य उसे पहचान ले, लेकिन आदित्य की आंखों में सिर्फ खालीपन था, लेकिन शब्दों का कोई मतलब नहीं था। उसने सिर हिलाया, खोया हुआ। उसके लिए दोस्ती, रिश्ते, सब कुछ जैसे धुंध में खो गया था। वह अपने ही नाम को भूलने लगा था। कबीर ने उसे अपने फोन से एक फोटो दिखाई। लुक, दैट्स यू, दैट्स रिया। उसने उम्मीद की कि तस्वीरें आदित्य की यादें लौटा देंगी, लेकिन आदित्य की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। आदित्य ने रिया के चेहरे की ओर इशारा किया। हु इज शी? उसकी आवाज में मासूमियत थी, जैसे वह सच में नहीं जानता कि रिया कौन है। उसके दोस्तों के लिए यह सबसे बड़ा डर था। यह सवाल उम्मीद के लिए मौत की घंटी था। सबकी आंखों में निराशा थी, जैसे किसी ने उनकी दुनिया से रोशनी छीन ली हो। वे समझ गए कि आदित्य अब वही नहीं रहा। जंगल रिया को मिटा रहा था, सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं बल्कि उसके अस्तित्व को भी। उसकी यादें, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे पेड़ों की छाया में समा रहा था। आदित्य उसे भूल गया था। उसके लिए रिया अब बस एक परछाई थी, एक नामहीन चेहरा जो उसकी यादों से मिटता जा रहा था। वह एक भूत बन रही थी। जंगल ने उसे निगल लिया था और आदित्य अब वह भी अजनबी बन गया था, अपने ही दोस्तों के बीच। उनकी भटकन एक छिपी हुई गुफा तक ले गई, जिसके मुंह से ठंडी हवा आ रही थी। कबीर ने लताओं को एक तरफ धकेला। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में समा गई। कहीं और जाने के लिए न होने के कारण वे अंदर घुस गए। गुफा की खामोशी पुरानी थी, अप्रेसिव। दीवारें फीके हाथ के निशानों से ढकी हुई थीं। सैकड़ों, शायद हजारों बड़े और छोटे, पुराने और नए भूतों की एक गैलरी। नीचे खुदे हुए नाम, मीरा, समीर, एना, राहुल, हर हाथ का निशान। यहाँ एक जीवन समाप्त हुआ। आरोही ने एक नाम, एलाइजा, को ट्रेस किया, एक भयानक किनशिप महसूस करते हुए। गुफा एक शेल्टर नहीं थी, बल्कि भुला दिए गए लोगों का एक स्मारक थी। गुफा में और गहराई तक हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता जा रहा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारें रहस्यमयी आकृतियों से भरी थीं और हर छाया में एक अनकही कहानी छुपी थी। जंगल की नमी और सन्नाटा दोनों ही दिल की धड़कनों को तेज कर रहे थे। अचानक एक चिकनी दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और वहां एक ही वाक्य उभरा।
ओनली दोज हु रिमेंबर सर्वाइव। ये शब्द पत्थर में गहरे खुदे हुए थे, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। ये शब्द एक वर्डिक्ट थे। उनका सर्वाइवल अब सिर्फ उनकी याददाश्त पर निर्भर था। दीवार की ठंडक और इन शब्दों की गंभीरता ने सबको जड़ कर दिया। आदित्य खाली घूर रहा था। उसकी आंखों में डर और हार दोनों झलक रहे थे। उसके दिमाग में पुरानी यादें गूंज रही थीं, लेकिन वे अब धुंधली पड़ने लगी थीं। वह पहले ही हार चुका था। उसकी सांसें भारी थीं और उम्मीद जैसे उसके भीतर से फिसल रही थी। आरोही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, जैसे वह अपने भीतर की सबसे गहरी यादों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। अपने जीवन को याद करने के लिए संघर्ष कर रही थी। हर पल उसके दिमाग से फिसलता जा रहा था। उसे अपने बचपन की आवाजें, अपने घर की खुशबू, सब कुछ याद दिलाने की जरूरत थी, लेकिन यादें फिसल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें धीरे धीरे मिटा रहा हो, और हर याद के साथ उनकी पहचान भी धुंधली हो रही थी। जंगल का जहर अब तेजी से काम कर रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो दिमाग को सुन्न कर रही थी और सोचने की ताकत छीन रही थी। कबीर ने दीवार पर मुक्का मारा। नो, आई विल नॉट फॉरगेट। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी, जैसे वह खुद को और अपने साथियों को जगाने की कोशिश कर रहा हो। उसने जोर से बोला, यादें सुनाते हुए अपने अतीत के टुकड़े जोड़ने की कोशिश में। उसकी आवाज में हिम्मत और डर दोनों थे। शब्दों का एक किला बनाते हुए वह अपने जीवन की कहानियां दोहराने लगा, मानो हर शब्द उसे बचा सकता हो। लेकिन जैसे ही उसने बोला, उसकी कहानी बिखरने लगी। शब्द हवा में घुल गए और उसकी यादें फिर से छिनने लगी। संदेश एक क्लू नहीं था, बल्कि एक ताना था। दीवार पर खुदे शब्दों ने जैसे उनका मजाक उड़ाया। याद रखो वरना खो जाओ। लड़ाई उनके दिमाग के लिए थी। इस गुफा में यादें ही अस्तित्व थीं और भूलना सबसे बड़ा खतरा। आरोही की दुनिया कोहरे में घुल गई। वह उस क्लियरिंग में खड़ी थी जहां रिया गायब हो गई थी। कोहरा चमक रहा था, खामोशी पूरी थी। रिया पीछे मुड़कर खड़ी हुई, अपरिवर्तित। आरोही ने हाथ बढ़ाया, कनेक्शन के लिए बेताब। रिया मुड़ी, उसकी आंखें खोखली, खाली, अनदेखती। कोई पहचान नहीं, कोई जीवन नहीं, बस एक खोल। रिया के होंठ खुले। वर यू माई फ्रेंड? सवाल कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से अनुपस्थिति थी। आरोही की उम्मीद टूट गई। ये वह फेट थी जो उन सभी का इंतजार कर रही थी। विजन टूट गया। आरोही गुफा में वापस आ गई थी। अंदर टेरर जल रहा था। रिया की खोखली आंखों की छवि उसे हॉन्टेड कर रही थी। वह जंगल की असली क्रूरता समझ गई। सिर्फ मारना नहीं, बल्कि मिटाना। उसके अंदर एक चीख उठ रही थी, रिलीज के लिए बेताब। उसने अपना मुंह खोला, कुछ नहीं निकला। चीख फंस गई थी। डिस्पेयर का एक साउंडलेस एक्सप्लोजन। जंगल ने उसकी आवाज छीन ली थी, उसकी आखिरी डिफेंस। वह फर्श पर फिसल गई, लिम्प। उसकी आंखों में हॉरर फैला हुआ था। ठंडक उस पर छा गई। वह भूल रही थी, जंगल अब उसे ले रहा था और वह चीख भी नहीं पा रही थी। गुफा की हवा में सीक्रेट्स और गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी। पानी लगातार टपक रहा था, अंधेरे में गूंज रहा था। कबीर, आरोही और आदित्य अंदर घुसते गए। टॉर्च की रोशनी पुराने पत्थरों पर चमक रही थी। कबीर के हाथ ने नक्काशीदार लाइनों को छुआ, भूले हुए हाथों द्वारा उकेरे गए सिंबल्स। उसने दूसरों को अपने पास खींचा, मैसेज को ट्रेस करते हुए। एक वार्निंग, हर 20 साल में 5 लोगों को यहाँ बुलाया जाता है। सिर्फ एक यादों के साथ वापस आता है, बाकी सब द्वीप का हिस्सा बन जाते हैं। पेड़ों, नदियों, हवा में बुने जाते हैं। कबीर की आवाज कांप रही थी जब उसने ट्रांसलेट किया। सिर्फ एक बचेगा। सच उन पर छा गया, ठंडा और तीखा। परछाइयां सुनने के लिए झुकती हुई लग रही थी। गुफा जिंदा लग रही थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। सन्नाटा बढ़ता गया। सिर्फ पानी के टपकने की आवाज उससे टूट रहा था। कबीर ने रेत में शब्द लिखे, सिर्फ एक बचेगा। मैसेज क्लियर था, एक क्रूर नियम, एक टेरेबल चॉइस। दोस्त एक दूसरे को घूरते रहे, डर बढ़ता जा रहा था। गुफा का पुराना सीक्रेट अब उनका था। अंधेरा गहरा होता गया और दीवारें फुसफुसाती हुई लग रही थीं। शब्द गूंज रहे थे, सिर्फ एक बचेगा। आदित्य ने मैसेज को घूरा, डर से उसकी आंखें खाली हो रही थीं। गुफा एक कब्र जैसी लग रही थी। हवा डर से भारी थी। उसे दोस्त नहीं, बल्कि राइवल्स दिख रहे थे। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। उसकी सांसें फूलने लगी।
परछाइयां मुड़ गईं, टॉर्च की रोशनी में मॉन्स्ट्रस लग रही थी। मिटा दिए जाने का विचार कुछ भी न होने का मौत से भी बुरा था। आदित्य गिर पड़ा बेहोश, जैसे टेरर ने उसे ओवरवेलमिंग कर दिया। कबीर और आरोही उसकी तरफ दौड़े, डर पल भर के लिए भूल गए। गुफा देखती रही, इंडिफरेंट। अचानक जमीन एक अजीब सी हरी रोशनी से चमक उठी। रोशनी धड़क रही थी, ठंडी और अननेचुरल, परछाइयों को पीछे धकेल रही थी। नई वर्ड्स चमक में बनी, एक अनसीन हाथ से लिखी गई। गुफा सीधे उनसे बात कर रही थी। मैसेज क्लियर था, एक चॉइस इंतजार कर रही थी। अंधेरे ने अपनी सांस रोक ली। चमकते हुए शब्दों ने आज्ञा दी, अब चूज करने का टाइम है। रोशनी के 2 रास्ते दिखाई दिए, एक गुफा के मुंह की ओर, हल्का और अनसर्टन, दूसरा डीपर, ब्राइट और पावरफुल, द्वीप के दिल में जा रहा था। एक रास्ता एस्केप का वादा करता था, दूसरा अननोन के आगे सरेंडर करने की मांग करता था। एक और लाइन दिखाई दी, सिर्फ वही जो यादों को छोड़ देगा जिंदा रहेगा। चॉइस ब्रूटल थी, बॉडी या सोल। इंस्क्रिप्शन का मतलब बदल गया, सर्वाइवल का मतलब भूलना था। गुफा ने लाइफ नहीं बल्कि 2 तरह की मौत के बीच एक चॉइस दी। कबीर और आरोही जमे हुए खड़े थे। डिसीजन का बोझ क्रशिंग था। सन्नाटा एब्सोल्यूट था, उनके आंसर का इंतजार कर रहा था। हरी रोशनी फ्लिकर हुई, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। गुफा का लॉजिक मर्सीलेस था, सिर्फ एक ही पूरा रह सकता था, बाकी सब द्वीप में या खुद में खो जाते। डिसीजन का मोमेंट आ गया था। आरोही की यादें उसे भर गईं। उसकी माँ की मुस्कान, बचपन की हंसी, आर्ट के सपने, हर याद उसकी सोल का एक टुकड़ा थी। छोड़ना खुद को मिटाना होगा। उसने कबीर को देखा, फिर आदित्य को, अभी भी शांत। गुफा एक सैक्रिफाइस की मांग कर रही थी, एक जीवन जो अपने पास्ट से खाली हो। क्या सर्वाइवल इसके लायक था कि वह सब कुछ खो दे जो उसे वह बनाती थी, जो वह थी? आंखों में आंसू भर आए जब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ को भूलना एक फाइनल गुड बाय होगा। यादें ट्रेजर थीं, बोझ नहीं। चमकते रास्ते इंतजार कर रहे थे, उसके दर्द के प्रति इंडिफरेंट। आरोही का दिल इम्पॉसिबल चॉइस से दर्द कर रहा था। गुफा का क्रूर लॉजिक क्लियर था, जीने के लिए किसी को खुद के लिए अजनबी बनना होगा। सन्नाटा बढ़ता गया, एक आंसर की मांग कर रहा था। पास्ट चमक रहा था, फ्रेजाइल और प्रीशियस, ऑब्लिवियन के किनारे पर। आरोही ने सच देखा, किसी को सब कुछ सरेंडर करना होगा। अपने दोस्तों के लिए उसका प्यार उसकी फाइनल सबसे मजबूत याद थी। उसने बोझ उठाने का फैसला किया ताकि दूसरे पूरे रह सके। घुटनों के बल बैठकर उसने पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, एक शांत गुड बाय। हर शब्द जो उसने लिखा, उसने खुद का एक टुकड़ा दे दिया। अगर मुझे खुद को भूलना पड़ा, उसने शुरू किया, लेकिन वाक्य अधूरा रह गया। गुफा समझ गई, दुनिया फीकी पड़ गई। टॉर्च की रोशनी, दोस्त, यादें, अंधेरे में एक फुसफुसाहट ने खालीपन भर दिया। सिर्फ एक सच रहेगा, अंधेरा पूरा था। जमीन पर एक फाइनल मैसेज चमक रहा था, सच वह नहीं है जो आपको याद है, यह वह है जिसे आप छोड़ देते हैं। आरोही का सैक्रिफाइस टोटल था। गुफा की भूख शांत हो गई। कहानी का अंत सन्नाटे में लिखा गया था।